बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स। अब हमने पीछे सारे जितने भी इंपॉर्टेंट ट्यूमर्स थे, लंग कैंसर्स थे, उन सबको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये थोड़े माइनर से ट्यूमर्स हैं जो कि रेयर होते हैं लेकिन अकर करते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल लंग के अंदर हमें पता है कि न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। एंड व्हाट आर न्यूरो एंडोक्राइन, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि न्यूरो का मतलब क्या है कि नर्व आएगी, नर्व उनके पास सिग्नल लेके आएगी, ठीक है। इसी को कहते हैं न्यूरो, और आगे सेल्स पड़े होते हैं, ठीक है। तो नर्व सिग्नल लेके आती है और सेल्स को जब वो सिग्नल ट्रांसमिट करती है तो उसके रिजल्ट में सेल डिफरेंट केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, राइट। सो दीज सेल्स आर नोन एज द न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स, जिनके पास स्टिमुलस किसी नर्व की तरफ से आता है और नर्व की तरफ से स्टिमुलस आने के बाद वो उसके रिस्पॉन्स में कुछ रिलीज़ करते हैं। सो दे आर नोन एज द न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स। अब न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स की जब ज़्यादा प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाती, तो जब न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स की प्रोलिफरेशन स्टार्ट होगी तो उनकी प्रोलिफरेशन की वजह से हमारे पास न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स होते हैं, राइट। So, what is the cause of neuroendocrine cell hyperplasia? There are many causes and it is always secondary to the inflammation. हमने पढ़ा है कि जब भी इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन में डिफरेंट सिग्नलिंग पाथवे स्टिमुलेट होते हैं, सेल्स की डिस्ट्रक्शन चल रही होती है और बहुत सारे कीमोकाइन, साइटोकाइन, यानी ओवरऑल आप ये समझ लें कि एक जंग का मैदान है, उसमें जंग चल रही है, ठीक है। अब जब कंटिन्यूसली जंग चल रही है तो क्या ख्याल है कि उसमें सेल्स भी डिस्ट्रॉय होते हैं और सेल जो नॉर्मल बॉडी टिश्यूज़ हैं वो भी डिस्ट्रॉय होंगे। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेमेशन में जो जो चीज़ें हैं, जो जो सेल्स हैं, जो जो कीमोकाइंस हैं, साइटोकाइंस हैं, इम्यून सेल्स हैं, वो बैक्टीरिया को किल करते करते जो हार्मफुल केमिकल्स वहाँ रिलीज़ होते हैं वो हमारे नॉर्मल सेल्स को भी इफ़ेक्ट करते हैं और हमारे नॉर्मल सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो आपने एक बात याद रखनी है कि न्यूरो एंडोक्राइन प्रोलिफरेशंस आर सेकेंडरी टू एयरवे इन्फ्लेमेशन। एयरवे के अंदर कोई भी स्टिमुलस आया, एयरवे की इन्फ्लेमेशन हुई, ठीक है। और इन्फ्लेमेशन का एंड रिजल्ट मैंने हमेशा बताया आपको कि फाइब्रोसिस होती है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे इन्फ्लेमेशन चलेगी इम्यून सेल्स उस टिश्यू को डिस्ट्रॉय करेंगे। जब उस टिश्यू की डिस्ट्रक्शन होगी तो उस टिश्यू ने रिपेयर भी होना है, और उस टिश्यू की रिपेयर कैसे होती है? उस टिश्यू की रिपेयर होगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ फाइब्रोसिस। Fibroblasts will be stimulated. They will release fibrogenic growth factors, and these fibrogenic growth factors will stimulate the production of different fibers, ठीक है। उसमें कोलेजन फाइबर्स होंगी और जिस जिस तरह की फाइबर्स वहाँ पे फॉर्म हो सकती हैं, तो एक रेटिकुलर सा नेटवर्क बन जाएगा और उसकी वजह से हो जाती है फाइब्रोसिस, ठीक है। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइब्रोसिस सेकेंडरी टू द एयरवे इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस। उसके रिजल्ट में न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स का हाइपरप्लेजिया होता है। इसकी एक एक्सेप्शन है डिसऑर्डर, दैट डिसऑर्डर इज़ नोन एज द डिफ्यूज़ एडियोपैथिक पल्मोनरी न्यूरो एंडोक्राइन सेल हाइपरप्लेजिया। इसमें क्या होता है कि ये एक एक्सेप्शन है। वैसे मैंने बताया आपको कि सारे के सारे जो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स होते हैं वो किसके रिजल्ट में फॉर्म हो रहे होते हैं? एज अ रिजल्ट ऑफ द फाइब्रोसिस और इन्फ्लेमेशन। लेकिन ये एक वाहिद है, इडियोपैथिक पल्मोनरी न्यूरो एंडोक्राइन सेल हाइपरप्लेजिया, विच अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलस। किसी इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलस की एब्सेंस में ये अकर करेगा, ठीक है। अब जो न्यूरोप्लाज्म्स है न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स के, जो कि लंग में अकर करते हैं, उसमें उनका क्या नाम है? बिनाइन ट्यूमरलेट्स, यानी कि बिनाइन मैसेज भी हो सकते हैं, जो छोटे छोटे हाइपरप्लास्टिक नेस्ट होते हैं, यानी कि छोटे छोटे हाइपरप्लास्टिक नेस्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन वो लंग्स के अंदर बन जाते हैं। इनको हम क्या नाम देंगे? बिनाइन ट्यूमरलेट्स, ठीक है। बिनाइन ट्यूमरलेट्स का नाम देंगे। उसके अलावा ये आपको कहाँ नज़र आएंगे? अभी मैंने रीज़न बताया है ना, जहाँ पे स्कारिंग या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रही होगी। उसके अलावा न्यूरो एंडोक्राइन सेल का एक तो हमने बात कर ली कि बेनाइन ट्यूमरलेट्स होते हैं। दूसरे, न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स के हाइपरप्लेजिया की वजह से कौन से ट्यूमर्स होते हैं? कार्सिनॉइड्स। कार्सिनॉइड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कार्सिनॉइड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और हम स्मॉल सेल कार्सिनोमा के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो कार्सिनॉइड्स आर हाईली एग्रेसिव स्मॉल सेल कार्सिनोमा एंड लार्ज सेल न्यूरो एंडोक्राइन कार्सिनोमा ऑफ लंग, ठीक है। वैसे इसमें स्मॉल सेल्स होते हैं और लार्ज सेल न्यूरो एंडोक्राइन कार्सिनोमास भी हो सकते हैं कार्सिनॉइड। अब जो कार्सिनॉइड ट्यूमर है उसमें आपको पता है कि कार्सिनॉइड जो सेल्स होते हैं वो भी क्या होती है? उनकी न्यूरो एंडोक्राइन डिफ्रेंसिएशन होती है, ठीक है। तो कार्सिनॉइड ट्यूमर कौन से पेशेंट्स में अकर करते हैं? ऐसे पेशेंट्स में जिनके अंदर होते हैं मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजियाज, यानी कि ऐसे पेशेंट्स होते हैं टाइप 1 में, मैन टाइप 1 सिंड्रोम होता है जिसमें और भी डिफरेंट ऑर्गन, पेनक्रियाज के, पिट्यूटरी के, उधर के सेल्स के भी, एड्रीनल ग्लैंड हो गया, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड वगैरह, उन सेल्स के अंदर भी जब ट्यूमर चल रहा होता है, वो उन सेल के अंदर भी जब नियोप्लेजिया चल रहा होता है तो उसके साथ
अकर करते हैं कार्सिनॉइड भी, ठीक है। सो कार्सिनॉइड इज़ एसोसिएटेड विद मेन टाइप 1। अब हम देख लेते हैं व्हाट आर कार्सिनॉइड ट्यूमर। कार्सिनॉइड ट्यूमर जितने भी लंग ट्यूमर्स हैं उसमें से कितने कार्सिनॉइड ट्यूमर्स होंगे, 1 to 5%, ठीक है। पेशेंट्स यूजली 60 ईयर्स से यंगर होते हैं, दे आर यंगर देन 60 ईयर्स ऑफ एज, और दोनों मेल में और फीमेल में जो है वो दोनों इक्वल इंसिडेंस होता है, ठीक है। अब जो 20 to 40% पेशेंट्स हैं नॉन स्मोकर्स हैं, यानी कि आपने याद रखना है कि इसमें स्मोकिंग इज़ नॉट द मेन कॉज ऑफ कार्सिनॉइड ट्यूमर, राइट। Carcinoid tumor occurs due to the inflammation and fibrosis, and what is the reason of inflammation and fibrosis वो हम डिस्कस कर लेंगे। अब कार्सिनॉइड ट्यूमर क्या ख्याल है, लो ग्रेड भी हो सकते हैं, ठीक है, और जो लो ग्रेड मेलिग्नेंट एपिथेलियल नियोप्लाज्म्स होते हैं, ठीक है। तो कार्सिनॉइड ट्यूमर्स को हमने क्लासिफाई किया है इनटू लो ग्रेड मेलिग्नेंट एपिथेलियल नियोप्लाज्म्स, और इन लो ग्रेड मेलिग्नेंट एपिथेलियल नियोप्लाज्म्स को फर्दर हमने सब क्लासिफाई किया है। एक होता है टिपिकल और एक होता है आपके पास ए टिपिकल कार्सिनॉइड, ठीक है। एक टिपिकल कार्सिनॉइड होगा जिसमें जो टिपिकल रिप्रेजेंटेशन होती है कार्सिनॉइड सिंड्रोम की वो अकर करेगी, और ए टिपिकल होगा जिसमें थोड़े से ए टिपिकल फीचर्स आ जाएंगे। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। कार्सिनॉइड, अब जैसे हमने एडिनो कार्सिनोमा के बारे में पढ़ा था, एडिनो कार्सिनोमा अकर इन पेरिफेरल लोकेशन, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के बारे में पढ़ा था हमने कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा अकर सेंट्रली एट द रीजन ऑफ हाइलम, ठीक है। तो हर डिफरेंट तरह के ट्यूमर्स की हमने साइट और लोकेशन पढ़ ली थी। इसी तरह कार्सिनॉइड ट्यूमर जो है उनकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, ये आपको लंग के सेंट्रली भी मिल सकते हैं और पेरिफेरली भी मिल सकते हैं, ठीक है। जब आप ग्रॉस एग्जामिनेशन देखते हो तो ये देखें, ग्रॉस एग्जामिनेशन पे आपको ये फिंगर लाइक या कोई एक स्फेरिकल सा पोलिप बना हुआ नज़र आता है, ये होते हैं ना पोलिपॉइड मासेस जो कि अपनी मेम्ब्रेन से या लेयर से ऊपर इन द फॉर्म ऑफ पोलिप के फॉर्म पे ग्रो करते हैं, ठीक है। सो ये आपको ग्रॉस एग्जामिनेशन पे किस किस फॉर्म में नज़र आ सकते हैं, फिंगर लाइक भी हो सकते हैं, ठीक है, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, पोलिपॉइड मासेस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट तरह की फॉर्म्स इनकी एग्जिस्ट कर सकती हैं। और यूजली क्या होता है कि ये ब्रोंकस के अंदर क्योंकि होते हैं ना, तो ब्रोंकस के अंदर ये पोलिप बनाएंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाएंगे, स्फेरिकल मासेस बनाएंगे। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि इसमें ब्रोंकियल म्यूकोजा इज़ एन इंटैक्ट, ठीक है, ब्रोंकियल म्यूकोजा इंटैक्ट होगी। उसके बाद ये 3 to 4 सेंटीमीटर से बड़े नहीं होते, 3 से 4 सेंटीमीटर तक के ही होते हैं। और ज़्यादातर जो होते हैं, ये ट्रेकिया है ना और ये मेन स्टेम ब्रोंकाई है ना, जो पहली ब्रोंकाई हैं, ये ज़्यादातर इस लेवल पे अकर कर रहे होते हैं कार्सिनॉइड ट्यूमर्स। उसके अलावा अक्सर क्या होता है कि ये ब्रोंकियल वॉल को पेनिट्रेट भी कर जाते हैं, और पेनिट्रेट करके ये जो पेरी ब्रोंकियल टिश्यू है ना इसके अंदर आ जाते हैं, और पेरी ब्रोंकियल टिश्यू के अंदर ये बिल्कुल एक कॉलर बटन टाइप लीजन बना लेते हैं, ठीक है। कॉलर बटन आपने देखे हैं ना कि जो मर्दों के अक्सर कफ बटन्स लगते हैं या कॉलर बटन्स लगते हैं, वो इस टाइप का होता है, बाहर से भी एक बटन होता है और अंदर भी यूँ करके बना होता है कॉलर बटन। तो ये क्या करेगा कि फॉर एग्जांपल ये ब्रोंकस है, ये ब्रोंकस के अंदर अगर इसने पोलिप लाइक मैस बनाया हुआ था, अब इसने क्या करना है कि इसने इस ब्रोंकियल वॉल को इन्वेट करना है, और इन्वेट करके ये जब बाहर जाएगा तो ये बाहर भी इस तरह का मैस बना लेता है। इसलिए कार्सिनॉइड ट्यूमर को हम क्या नाम देते हैं कि ये कौन सा लीजन बनाता है, ये कॉलर बटन लीजन भी बनाता है, ठीक है। अब हमने एक बार डिस्कस की थी, दे आर सेंट्रल, दे कैन बी पेरिफेरल, एंड व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरिफेरल ट्यूमर, पेरिफेरल ट्यूमर आर सॉलिड एंड नोड्यूलर, नोड्यूल की फॉर्म में होंगे, सॉलिड फॉर्म में होंगे। हिस्टोलॉजिकली इस ट्यूमर में क्या होगा, इस ट्यूमर में हिस्टोलॉजिकली आपको ऑर्गेनॉइड या बिल्कुल आपको ट्रेबिकुलर सा पेलिसेडिंग रिबन या रोजेट लाइक अरेंजमेंट मिलेगी सेल्स की, और बीच में फाइब्रोवेस्कुलर स्ट्रोमा होगा, ये देख लें, ठीक है। ये रोजेट शेप अरेंजमेंट मिल रही है आपको, ये देखिए सेल्स एक बिल्कुल क्लस्टर्स की फॉर्म में एक रोजेट शेप बनाई हुई है, और बीच में ये देख लें फाइब्रोवेस्कुलर स्ट्रोमा, यानी कि फाइब्रस स्ट्रोमा, इसमें वेसल्स भी मिल सकती हैं। ये सारे कार्सिनॉइड सेल्स पड़े हुए हैं, जो हमने कहा है कि स्मॉल सेल्स होते हैं, स्मॉल सेल्स भी हो सकते हैं, लार्ज सेल न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास सेल्स पड़े हुए हैं, और ये फाइब्रोवेस्कुलर स्ट्रोमा पड़ा हुआ है इसके अंदर। सो दिस इज़ नोन एज द कार्सिनॉइड ट्यूमर। अब पेरिफेरल ट्यूमर के बारे में आपने पढ़ लिया कि दे आर सॉलिड एंड नोड्यूलर। हिस्टोलॉजी आपने पढ़ ली कि ऑर्गेनाइड, ट्रेबिकुलर, पेलिसेडिंग रिबन या रोजेट लाइक अरेंजमेंट है, जिसकी डायग्राम मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है। अब क्या होता है कि कार्सिनॉइड सिंड्रोम और किन किन जगहों पे अकर करता है, ये आप जीआईटी में भी पढ़ोगे, तो लीजन जीआई ट्रैक में बहुत इंपॉर्टेंट ये ट्यूमर होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक का भी। और वहाँ पे जब ये होते हैं तो इनके अंदर यूनिफॉर्म सा राउंड न्यूक्लियस होता है, और इयोसिनोफिलिक, माइल्ड सा इयोसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है इनके अंदर, ठीक है।
उसके बाद जो है टिपिकल कार्सिनॉइड जो हैं उनके अंदर फ्यू माइटोसिस होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा माइटोसिस नहीं होता। जो टिपिकल है, हमने बात की थी ना, दो होते हैं, एक होते हैं टिपिकल कार्सिनॉइड, एक होते हैं ए टिपिकल। टिपिकल क्या ख्याल है, टिपिकल इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होगा। टिपिकल में क्या होता है, माइटोसिस कम होती है, इतनी ज़्यादा माइटोसिस नहीं होती, निक्रोसिस भी नहीं होता, इसमें कोई निक्रोसिस नहीं चल रहा होता है। जबकि जो ए टिपिकल कार्सिनॉइड है इसके माइटोसिस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इसके माइटोसिस भी ज़्यादा होंगे, इसके अंदर निक्रोसिस भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। साथ साथ इसके अंदर क्या होता है कि हमने दूसरे वाले में तो डिस्कस किया था कि माइटोसिस कम है, निक्रोसिस कम है, लेकिन जो ए टिपिकल है उसमें क्या है कि माइटोसिस भी ज़्यादा है, निक्रोसिस भी है। तो क्या ख्याल है, माइटोसिस ज़्यादा है तो वहाँ पे न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म, जो हमने नियोप्लेजिया में कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे नियोप्लास्टिक सेल्स के, वो इसके अंदर आएंगे। सो इनकी इंक्रीज प्लियोमॉर्फिज्म होगी, यानी कि प्लियोमॉर्फिक ज़्यादा होंगे, इनके ज़्यादा प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होंगे, और उसके अलावा ये बिल्कुल एक डिसऑर्गेनाइज्ड फैशन में ग्रो करते हैं। और डिसऑर्गेनाइज फैशन में ग्रो करते हुए साथ अगर ब्रोंकाई हैं, ब्रोंकाई के साथ लिम्फेटिक वेसल्स पड़ी हुई होती हैं, तो ये उन लिम्फेटिक वेसल्स को भी इन्वेट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे आपको क्या नज़र आते हैं, आपको डेंस से ग्रैन्यूल्स नज़र आते हैं न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स के। और इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री जब आप कराते हो तो आपको ये जो एक न्यूरो एंडोक्राइन सेल है ना, उसके अंदर क्या ख्याल है कि ग्रैन्यूल्स पड़े हुए होंगे। और आप जब इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री कराते हो तो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के ऊपर आपको उन ग्रैन्यूल्स में क्या क्या पड़ा नज़र आ सकता है। आपको इन ग्रैन्यूल्स में सेरोटोनिन मिल सकता है, आपको इनमें न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेज मिल सकता है, आपको इसमें बॉम्बेसिन मिल सकता है, आपको इसमें कैल्सिटोनिन मिल सकता है, और दूसरी पेप्टाइड्स मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की पेप्टाइड स्टोरेज होती है, और वो सारी चीज़ें आपको इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री पे मिल सकती हैं। अब क्या ख्याल है, क्लिनिकल फीचर्स आपको क्या क्या पेशेंट के अंदर नज़र आएंगे। जब इंट्राल्यूमिनल ग्रोथ होती है, एक तो उसकी वजह से क्लिनिकल फीचर्स आते हैं, दूसरा इनके अंदर कैपेसिटी होती है कि ये मेटास्टेसाइज कर जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी जो मैंने बताई है कि इसके अंदर सेरोटोनिन और दूसरे वेजो एक्टिव अमाइंस होते हैं। वेजो एक्टिव अमाइंस जो वेसल्स के ऊपर जाके उनको स्टिमुलेट करेंगे, राइट। तो वेजो एक्टिव अमाइंस जितने ज़्यादा रिलीज़ होंगे, आपको वेसल्स की अब नॉर्मेलिटीज़ नज़र आएंगी, तो उसकी वजह से आपको इसका डायग्नोसिस बनाना आसान हो जाता है। अब जो पेशेंट्स आते हैं तो क्या ख्याल है, मैंने बात बताई थी कि इसके मेन स्टेम ब्रोंकस में इन्होंने क्या लीजन्स बनाए हुए होते हैं, कॉलर बटन लीजन बना के कार्सिनॉइड ट्यूमर्स बैठे हुए हैं। तो उस पेशेंट के क्योंकि ब्रोंकस में एक एक्स्ट्रा चीज़ आई हुई है, तो इरिटेट हो रहा है ब्रोंकस, तो उसको क्या होगा, खांसी होगी, पेशेंट कफ के साथ आएगा। उसके अलावा क्योंकि ये देखो ब्रोंकस की वॉल को, म्यूकोजा को इन्वेट करके ये बाहर निकल रहा है, तो हेमोप्टाइसिस होगा, यहाँ ब्लीडिंग होगी, हेमोप्टाइसिस होगा। उसके अलावा क्या होगा कि यहाँ पे सारी की सारी सेक्रीशंस ब्लॉक हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस नहीं हो रही, पेशेंट में इन्फेक्शंस होंगे, ब्रोंकिएक्टेसिस हो जाएगा, एम्फीसीमा हो जाएगा। अगर तो ये सारा ट्यूमर आके पूरी ब्रोंकाई को ब्लॉक कर लेता है तो डिस्टल क्या हो जाएगा, डिस्टल एटिलेक्टेसिस हो जाएगा। एटिलेक्टेसिस के अलावा वहाँ पे जब वॉल्स की डिस्ट्रक्शन होगी, एम्फीसीमा हो जाएगा। उसके अलावा इस तरह के डिफरेंट फीचर्स जो कि इन्वेजन की वजह से आपको नज़र आ सकते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि जब मैंने बात किया ना कि न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स के अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स पड़े हुए होते हैं, और उन ग्रैन्यूल्स का क्या काम होता है कि उन ग्रैन्यूल्स ने डिफरेंट वेजो एक्टिव अमाइंस रिलीज़ करनी है। तो क्या ख्याल है आपको, जब वो वेजो एक्टिव अमाइन एक पेशेंट की बॉडी में रिलीज़ होती हैं तो वो अपना सारा इफेक्ट बॉडी पे प्रोड्यूस करेंगी, तो उसकी वजह से आपको उस पेशेंट में साइन और सिम्टम्स नज़र आते हैं डिफरेंट तरह के। तो आप उस कंडीशन को नाम देते हो कार्सिनॉइड सिंड्रोम का। अब कार्सिनॉइड सिंड्रोम में वेजो एक्टिव अमाइंस का क्या काम होता है कि वो गट की मोटिलिटी को बढ़ा देती हैं। जब गट की मोटिलिटी बढ़ जाएगी तो गट की मोटिलिटी बढ़ने से पेशेंट को डायरिया होगा। उसके अलावा वेजो एक्टिव अमाइंस वेसल्स को डायलेट कराते हैं, वेसल्स डायलेट होंगी तो पेशेंट को फ्लशिंग होगी, यानी कि वो लाल लाल हो जाएगा। और क्या ख्याल है कि जब वेजो डायलेशन हो रही है तो ब्लड फ्लो अच्छा नहीं रहेगा, ब्लड फ्लो अच्छा नहीं रहेगा तो पेशेंट साइनोसिस में चला जाता है। तकरीबन 10% ऐसे कार्सिनॉइड सिंड्रोम्स होते हैं, कार्सिनॉइड ट्यूमर्स होते हैं जिनकी वजह से कार्सिनॉइड सिंड्रोम हो जाता है। उसके अलावा जो है अक्सर जो ट्यूमर्स एग्जिस्ट करते हैं उनका बेनाइन कोर्स होता है, और बेनाइन कोर्स होता है और एक ही जगह पे लोकलाइज रहते हैं। जब एक ही जगह पे लोकलाइज रहते हैं, आप सर्जरी करते हो और इस ट्यूमर को बाहर निकाल सकते हो बहुत आराम से। उसके अलावा और भी बहुत सारे ट्यूमर्स हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता होने चाहिए थोड़ी बहुत चीज़ें, कि माइलोब्लास्टिक ट्यूमर्स होते हैं, फाइब्रोमा होता है, फाइब्रोसार्कोमा हो सकता है, लिम्फेंजियोलियोमायोमाटोसिस हो सकता है, लियोमायोमा हो सकता है,
लियोमायोसार्कोमा, लिपोमा जो कि फैट सेल्स का होता है, हेमेंजियोमा जो ब्लड वेसल्स का होता है, कॉन्ड्रोमा जो कि कार्टिलेज का होता है। यानी कि जो जो स्ट्रक्चर वहाँ पड़ा हुआ है उसका कैंसर वहाँ पे हो सकता है। उसके अलावा लैंगरहैंस सेल हिस्टियोसाइटोसिस भी आपको मिल सकती है। ये सारे जो है मिसलिनियस ट्यूमर्स होते हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते लेकिन ये एग्जिस्ट करते हैं। हॉजकिन लिम्फोमा, लिम्फोमाटॉइड ग्रैनुलोमाटोसिस और ये डिफरेंट तरह के लिम्फोमाज एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है पल्मोनरी हेमाटोमा। हेमाटोमा जो है ये आपको एक बिल्कुल रेडियो ओपेक सा लीजन मिलता है, यानी कि क्वाइन लीजन सा मिलता है। चेस्ट एक्सरे जब आप कराते हो ना तो चेस्ट एक्सरे पे आपको ये लंग के अंदर एक क्वाइन लीजन पड़ा हुआ मिलता है। ये तकरीबन 3 से 4 सेंटीमीटर तक का आपको नज़र आता है और वेल सर्कमस्क्राइब्ड है। इसके मार्जिन्स देखो कितने वेल सर्कमस्क्राइब्ड हैं। अब ये जो पल्मोनरी हेमाटोमा होता है इसमें कनेक्टिव टिश्यू के नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है। और कनेक्टिव टिश्यू के नोड्यूल्स के बीच में क्या पड़े होते हैं, एपिथेलियल क्लेफ्ट्स होते हैं। कार्टिलेज सबसे कॉमन, अब इसके अंदर जब हम कह रहे हैं ना कि कनेक्टिव टिश्यू पड़ा हुआ है तो कनेक्टिव टिश्यू में भी सबसे कॉमन क्या होता है, कार्टिलेज पड़ी हुई होती है। उसके अलावा फाइब्रस टिश्यू भी हो सकता है, क्लेफ्ट में सीलिएटेड या नॉन सीलिएटेड एपिथेलियम एग्जिस्ट कर सकती है। और इसमें क्रोमोसोमल एब्रेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं, अगर तो इस हेमाटोमा में क्रोमोसोमल एब्रेशंस हो जाएं जो कि क्रोमोसोम नंबर 12 में हो जाएं, उसके शॉर्ट आर्म नंबर 14 और शॉर्ट आर्म नंबर 15 पे अगर क्रोमोसोमल एब्रेशंस हो जाएं तो ये जो आपके पास है पल्मोनरी हेमाटोमा ये नियोप्लाज्म में भी कन्वर्ट हो सकता है। उसके अलावा ये जो क्रोमोसोमल एब्रेशंस हैं ये किस कंपोनेंट में हो सकती हैं, ये मीज़ेनकाइमल कंपोनेंट में एग्जिस्ट कर सकती हैं। जबकि जो एपिथेलियल कंपोनेंट होता है उसमें रेस्पिरेटरी एपिथेलियम होती है, ठीक है। तो ये जो सारी क्लोनल प्रोलिफरेशन और ये जो म्यूटेशन वाली चीज़ें हैं ये मीज़ेनकाइमल कंपोनेंट में होती है। एपिथेलियल कंपोनेंट जो है उसमें रेस्पिरेटरी एपिथेलियम होती है। उसके बाद आ जाए लिम्फ एंजियो लियोमायोमाटोसिस। ये पल्मोनरी डिसऑर्डर है, यंगर वुमेन को इफेक्ट करता है जो चाइल्ड बेयरिंग एज की होती हैं। इसमें क्या होता है कि वेसल्स के इर्द गिर्द, ये फॉर एग्जांपल वेसल है उसके इर्द गिर्द जो एपिथेलियोइड सेल्स होते हैं ना उनकी प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो जाती है। और जब उनकी प्रोलिफरेशन ज़्यादा होती है तो सेल की ज़्यादा प्रोलिफरेशन होने की वजह से वो अपने ऊपर एबनॉर्मल मार्कर्स को एक्सप्रेस करते हैं। एंड व्हाट आर दोज मार्कर्स, ये मेलानोसाइट के मार्कर्स को भी एक्सप्रेस करेंगे और स्मूथ मसल सेल के मार्कर्स को भी एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। क्योंकि एबनॉर्मल सेल्स हैं उनकी एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन है तो उसके ऊपर आपको एबनॉर्मल मार्कर्स नज़र आएंगे। उसके अलावा जब ये इतनी ज़्यादा प्रोलिफरेशन चल रही होती है, देखो एपिथेलियोइड सेल्स में आपने पता हमने अभी डिस्कस किया कि मेलानोसाइट के मार्कर्स होते हैं, स्मूथ मसल सेल्स के मार्कर्स होते हैं। तो प्रोलिफरेशन जो है वो लंग को डिस्टॉर्ट कर देगी और उसकी वजह से जब इतनी ज़्यादा प्रोलिफरेशन हो रही है तो ज़ाहिर है कि जो लंग पड़ा हुआ है उसकी स्पेसेस कॉम्प्रोमाइज़ होंगी। जब स्पेसेस कॉम्प्रोमाइज़ होंगी तो जो टर्मिनल एयर स्पेसेस हैं वो डायलेट कर जाएंगी और पेशेंट के अंदर एम्फोसीमा लाइक डायलेटेशन हो जाएगी। उसकी इंटरस्टिशियम में थिकनिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, लिम्फेटिक वेसल्स की ऑब्स्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो लीजनल, ये वाले जो लीजनल एपिथेलियोइड सेल्स होते हैं इसके अंदर क्या म्यूटेशंस आपको मिलेंगी, इसके अंदर ट्यूमर सप्रेसर जीन की आपको म्यूटेशंस मिल सकती हैं। और वो कौन सी ट्यूमर सप्रेसर जीन होती है जिसकी म्यूटेशंस आपको मिलेंगी, TSC2 ट्यूबरिन। वो क्या होता है, वो नॉर्मली एम टॉर का नेगेटिव रेगुलेटर होता है, ठीक है। एम टॉर का नेगेटिव रेगुलेटर होता है, लेकिन जब क्या ख्याल है कि इसकी म्यूटेशंस आएंगी, एम टॉर की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी और जब एम टॉर ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल हो जाएगा और ये एक पैथोजेनिक फैक्टर है और इसकी वजह से कार्सिनॉइड ट्यूमर हो सकता है। उसके कार्सिनॉइड नहीं, कोई ये वाला ट्यूमर हमारे पास लिम्फेंजियो लियोमायोमाटोसिस। लिम्फेंजियो का मतलब क्या है कि लिम्फेटिक और वेसल्स, और लियोमायोमा क्या होता है, स्मूथ मसल होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों से आपको ना नामों से ही चीज़ें आइडेंटिफाई करनी आ जानी चाहिए। अब मैंने बताई ये बात कि यंग वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज को इफ़ेक्ट करता है। तो ऐसी क्या चीज़ होती है कि चाइल्ड बेयरिंग एज की जो वुमेन होती हैं उनके अंदर ये एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, एस्ट्रोजन आएगा तो वो क्या करेगा, तो पेरीवेस्कुलर एपिथेलियोइड सेल्स की प्रोलिफरेशन को बढ़ा देगा। जितनी ज़्यादा प्रोलिफरेशन होती है उसके ऊपर एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स उतने ज़्यादा एक्सप्रेस होंगे, जितने ज़्यादा एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होंगे उसकी वजह से उतनी ज़्यादा इसकी प्रोलिफरेशन चल रही होती है। उसके अलावा हमने बात की थी कि इसके ऊपर स्मूथ मसल सेल्स के भी रिसेप्टर ज़्यादा होते हैं और मेलानोसाइट के रिसेप्टर्स भी ज़्यादा होते हैं। पेशेंट जो हैं, अब आपके पास पेशेंट आया, आपको कैसे आइडेंटिफाई करोगे इसको, पेशेंट आएगा जी डिज़निया के साथ। डिज़निया तो कॉमन साइन है ना कि हाँ भाई इसके लंग्स में कोई मसला है, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरिक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एम्फोसीमा है, वो जब फटेगा तो उसकी वजह से ये अगर लंग्स हैं इसमें एम्फोसीमा है, यहाँ पे ये एयरवे डायलिटेशन है, ये जैसे ही फटेगी एयर रिलीज़ होगी और ये प्लूरा पड़ी हुई है ना, तो ये प्लूरा के बीच में जब एयर आ जाएगी तो इसको आप कहेंगे स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरिक्स। और ये किस वजह से आती है, ड्यू टू एम्फोसीमेटस चेंजेस। ये एम्फोसीमेटस चेंजेस थी, ये जो डायलेटेड एयरवेज थी ये फटी थी और इसकी
उसकी वजह से न्यूमोथोरेक्स हुआ था। डिजीज़ स्लोली प्रोग्रेसिव होती है। mTOR इनहिबिटर्स, क्या ख्याल है, मैंने बताया था ना कि लॉस ऑफ म्यूटेशंस होती हैं TSC2 की, जिसकी वजह से mTOR की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। तो आप क्या करते हो, अगर mTOR के इनहिबिटर्स दे दोगे तो इस ट्यूमर को प्रिवेंट किया जा सकता है और लंग के फंक्शन की डिटेरियोरेशन को भी प्रिवेंट किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि लंग एक दफ़ा ख़राब हो जाए फिर उसमें फाइब्रोसिस शुरू हो जाए तो आप उसको हील नहीं कर सकते, इसलिए लंग ट्रांसप्लांटेशन इज़ द ओनली ऑप्शन। अब ये देख लें पल्मोनरी हेमाटोमा, मैंने बताया था ना कि उसमें कार्टिलेज ज़्यादा होती है। देखें ये पूरा आइलैंड कार्टिलेज का कितना अच्छा नज़र आ रहा है। ये देखें आपको कॉन्ट्रोसाइट्स नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा आपको फैट वाइट वाइट पड़े हुए एडिपोज सेल्स हैं, ये फ़ैट है। उसके अलावा आपको ये देखें कितने अच्छे स्मूथ मसल सेल्स नज़र आ रहे हैं। और ये देखें ये बीच में रेस्पिरेटरी एपिथेलियम पड़ी हुई है। सो दिस इज़ द पल्मोनरी हेमाटोमा, जिसमें सारे स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब ये मीडियस्टाइनल ट्यूमर्स हैं। एंटीरियर मीडियस्टाइनम में कौन से होते हैं, पोस्टीरियर में कौन से होते हैं, मिडल में कौन से होते हैं, ये आपने बस एक दफ़ा इनके नाम देख लेने हैं। इन्फ्लेमेटरी मायोफाइब्रोब्लास्टिक ट्यूमर भी होता है, ये भी बहुत रेयर ट्यूमर होता है। ये ज़्यादातर बच्चों में आकर करता है। बच्चे आएंगे उनको बुखार होगा, खांसी होगी, चेस्ट पेन और हेमोप्टाइसिस के साथ आएंगे। एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है। अब जब आप चेस्ट एक्सरे कराते हो तो आपको बिल्कुल एक वेल डिफाइंड सा लेकिन कैसा मैस मिलेगा, पेरिफेरल मैस, जो लंग के पेरिफ्री में पड़ा हुआ होता है। उसके अलावा आपको तकरीबन क्वार्टर केसेस में यानी 1/4 केसेस में इस मैस में कैल्सिफिकेशन भी आपको नज़र आ सकती है। 3 से 10 सेंटीमीटर डायमीटर होता है, ग्रे वाइट कलर का होता है। जब आप माइक्रोस्कोप पे देखोगे तो इसमें ऐसा क्या आपको नज़र आएगा मायोफाइब्रोब्लास्टिक ट्यूमर में, उसमें मायोफाइब्रोब्लास्ट नाम से ही पता चल रहा है कि स्पिंडल शेप फाइब्रोब्लास्ट और मायोफाइब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन ज़्यादा मिलेगी। और जब क्या ख्याल है कि एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो रही है, साथ साथ इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी आएंगे और वो कौन कौन से होंगे, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स, और उसकी वजह से इस पेरिफेरल रीजन के अंदर क्या होगा, फाइब्रोसिस होगा। अब जो ये ट्यूमर्स हैं ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं, इन ट्यूमर्स के अंदर आपने जब मॉलिक्यूलर स्टडीज़ करवाई तो आपको पता चला कि इसमें एक्टिवेटिंग रीअरेंजमेंट्स होती हैं। कौन सी जीन की रीअरेंजमेंट्स होती हैं, ALK रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जीन की रीअरेंजमेंट हो जाती हैं, जो कि क्रोमोसोम नंबर 2 पे मौजूद होती है। और क्या ख्याल है कि जब इसकी ट्यूमर की रीअरेंजमेंट हो रही हैं, जीन की रीअरेंजमेंट हो रही हैं, उसकी वजह से ये रिसेप्टर ज़्यादा हो गए, तो आप अगर ALK इनहिबिटर्स दे दोगे तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर आप इस कार्सिनोमा को क्योर कर सकते हो। उसके अलावा ट्यूमर्स मीडियस्टाइनम में भी अराइज़ कर सकते हैं। और वो कहाँ से आ सकते हैं, वो मेटास्टैटिक ट्यूमर्स होते हैं कि कहीं से फैल के मीडियस्टाइनम में आ जाते हैं। और जब वो मीडियस्टाइनम में आएंगे, ये देखें ये लंग्स हैं और ये मीडियस्टाइनम है। अगर मीडियस्टाइनम में बड़ा सा ट्यूमर पड़ा हुआ है, वो लंग के ऊपर कंप्रेशन करेगा, ऑब्वियसली करेगा। लंग का साइज़ छोटा होगा और पेशेंट आपके पास वही सारे साइन और सिम्टम्स ऑफ डिस्निया वगैरह के साथ आ सकते हैं। अब मेटास्टैटिक ट्यूमर्स जो कि दूसरी साइड से उठ के लंग्स में आ रहे होते हैं, और लंग इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टैटिक न्यूप्लाज्म्स, यानी कि पूरी बॉडी में जहाँ से भी ट्यूमर मेटास्टेसाइज होता है, लंग उसकी बहुत कॉमन प्लेस है मेटास्टेसाइज होने की। अब कौन कौन से कार्सिनोमाज होते हैं जो मेटास्टेसाइज करते हैं, कार्सिनोमाज भी हो सकते हैं, सार्कोमाज भी हो सकते हैं, और वो ब्लड वेसल्स के ज़रिए या लिम्फेटिक्स के ज़रिए लंग्स तक पहुंच जाते हैं या डायरेक्टली भी पहुंच जाते हैं। अगर तो वो लंग्स के करीब ही पड़े हुए हैं तो वो कहेंगे कि मैं वेसल और लिम्फेटिक से क्यों जाऊँ, मैं तो डायरेक्टली भी जा सकता हूँ। अब क्या ख्याल है, आप माइंड में सोचें लंग्स के आगे क्या पड़ा हुआ है, ईसोफेगस, ईसोफेजियल कार्सिनोमा हो सकता है, मीडियस्टाइनल लिम्फोमा हो सकता है। अब मतलब लंग के बिल्कुल बीच में मीडियस्टाइनम है, मीडियस्टाइनल लिम्फोमा डायरेक्टली इन्वेट कर सकता है, और लंग्स के बिल्कुल आगे ईसोफेगस पड़ी होती है तो ईसोफेजियल कार्सिनोमा डायरेक्टली इन्वेट कर सकता है। अब मेटास्टैटिक स्प्रेड का जो पैटर्न है वो आपको वेरिएबल मिलेगा। आपको मेटास्टेसिस में ये छोटे छोटे नोड्यूल्स लंग्स में मिलेंगे, इसको आप क्या नाम देते हैं, कैनन बॉल लीजन, जैसे कैनन बॉल नहीं होती उस तरह के। और ये सारे लोब्स में होंगे, ऐसा नहीं होगा कि एक लोब में, सारे लोब में होंगे, और स्पेसिफिकली ये ज़्यादा लंग की पेरीफ्री में पड़े हुए होंगे कैनन बॉल लीजन्स। उसके अलावा स्प्रेड आपको अक्सर सॉलिटरी नोड्यूल, एंडोब्रोंकियल या प्लूरल इन्वॉल्वमेंट भी मिल सकती है, न्यूमोनिक कंसोलिडेशंस भी मिल सकती हैं, लेपेटिक ग्रोथ पैटर्न भी आपको मिल सकता है, जैसा हमने पढ़ा था ना कार्सिनोमा इन साइटू में, कि जो पेरिफ्रली बिल्कुल ऐसे क्रॉलिंग पैटर्न में ग्रो करता है, उसको हमने लेपेटिक ग्रोथ पैटर्न का नाम दिया था। तो ये सारे पैटर्न जो है वो मेटास्टैटिक ट्यूमर्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब ये देख लें, न्यूमरस मेटास्टेसिस टू द लंग फ्रॉम रीनल सेल कार्सिनोमा, रीनल सेल कार्सिनोमा से मेटास्टेसिस हुआ और वो देखें लंग में आ गया। अब लंग में देखें ये लीजन मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये पेरीफ्री में, मैंने बताया था ना पेरीफ्री में कैनन बॉल टाइप, ये देखें अभी आपको कैनन बॉल कितनी अच्छी नज़र आ रही है, देखिए इतनी बड़ी कैनन बॉल टाइप लीजन्स आपको पेरीफ्री में ये ज़्यादा अच्छी नज़र आती हैं। ठीक हो गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मिसलेनियस ट्यूमर्स।